हे एवरीवन, तो अब इस वीडियो में हम करेंगे हमारा नेशनलिज्म इन यूरोप का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट 2, जहां पर हम देखेंगे 2017 से लेके अभी तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें पूछे गए हैं नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर से। तो देखो, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने 2011 से लेके 2016 तक जितने भी प्रीवियस ईयर पूछे गए थे, तो वो आप पहले देख लो, क्योंकि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो हम करने वाले हैं। तो देखो, अब 2017 में आपको ये क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, जो कि मैंने डायरेक्ट इधर स्टिक कर दिया है। क्या है? डिस्क्राइब एनी 3 इकोनॉमिक हार्डशिप फेस्ड बाय द यूरोप इन 1830s। तो 1830s के टाइम पे यूरोप में कैसे कैसे इकोनॉमिक हार्डशिप वाली कंडीशन बन गई थी, यूरोप में कैसी कंडीशन बनी थी, उसके हमें 3 पॉइंट्स बताने हैं। कैसी कैसी हार्डशिप की कंडीशन बनी थी 1830s का टाइम पीरियड आप याद रखो। टाइम पीरियड क्या दिया है 1830s का, तो क्या कंडीशन बनी थी देखते हैं। पहले आप आंसर स्टार्ट करने से पहले ये हेडिंग डाल दोगे कि इकोनॉमिक हार्डशिप फेस्ड बाय यूरोपियंस इन 1830s आर। अब आंसर लिखोगे। क्या था पहला? द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी सॉ एन इनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑल ओवर यूरोप। अब क्या हुआ था, 19th सेंचुरी का जो पहला हाफ था उधर क्या हुआ था, यूरोप में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा जल्दी इंक्रीज होने लगी थी। यूरोप में पॉपुलेशन बढ़ने लगी थी, जल्दी जल्दी रैपिड रेट में बढ़ने लगी थी। सेकंड क्या दिया है हमें? सेकंड क्या दिया है? जॉब सीकर्स वेर मोर एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वेर लेस। अब क्या हुआ था, इतने सारे पॉपुलेशन के चलते जो क्या थी, जॉब सीकर जो थे, मतलब बहुत लोगों को जॉब चाहिए था, लेकिन अपॉर्चुनिटी मतलब क्या थी, जॉब कम थी और लोग ज्यादा थे। ये कंडीशन उधर क्रिएट हो चुकी थी। पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू सिटीज एंड मेड सिटीज ओवर क्राउडेड स्लम्स। अब क्या हुआ कि जो रूरल एरिया में जो पीपल, जो भी लोग थे, उन्हें क्या था, कुछ काम करने को मिल नहीं रहा था, तो वो आगे सोचे कि अगर हम शहर जाएंगे, सिटी में जाएंगे तो क्या होगा, शायद उधर काम मिल जाए। तो ऐसे करके बहुत सारी जगह से आ गए शहर में लोग, और क्या हुआ, एकदम स्लम टाइप क्रिएट हो गया था, उधर क्राउड जैसा पूरा क्रिएट हो गया था। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है? स्मॉल प्रोड्यूसर्स ऑफन फेस स्टिफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम इम्पोर्ट ऑफ चीप मशीन मेड गुड्स। अब क्या हुआ था, ये अच्छे से समझो आप कि देखो, जो भी चीज बाहर से इंपोर्ट होती है वो सस्ते में आ रही थी। जो भी चीज बाहर से इंपोर्ट हो रही थी वो सस्ते में आ रही थी, क्योंकि वो मशीन से बनी जा रही थी। मशीन से बनाई हुई जो भी सामान थे, अगर आप बनाओगे तो आपको चीप रेट में पड़ेगा। तो क्या हुआ, इंपोर्ट जब हमारे कंट्री में हो रहा था, तो जो भी स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर है, मतलब कि जो खुद से हाथ से काम करते हैं, तो क्या था, उनको लॉस हो रहा था, क्योंकि उनका कोई सामान खरीद नहीं रहा था। सब लोग क्या करते हैं, सस्ते में जाते हैं ना, सस्ता ढूंढते हैं। तो क्या हुआ, सब लोग सस्ते पे चले गए। उसकी वजह से जो भी स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे उन्हें बहुत ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ा। उसके बाद पीजेंट स्ट्रगल अंडर द बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज एंड ऑब्लिगेशंस। अब देखो, जितना भी ड्यूज पुराना बाकी था पीजेंट्स लोग का, और साथ ही साथ ऐसी कंडीशन बन गई थी कि खाने पीने को नहीं मिल रहा था, तो जो मतलब जिनके पास पैसा बाकी था वो क्या करने लगे थे, पैसा मांगने लगे थे। अब ये क्या करें, इनके पास कुछ खाने पीने को नहीं है, तो वो कहाँ से पैसा दे। तो क्या था, ये कंडीशन से ये भी सफर कर रहे थे। अब देखो, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोग का क्लियर हो गया है। अब 2017 में हमें सेकंड क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्वेश्चन नंबर 21 पे पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है? द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। एग्जामिन द स्टेटमेंट। अब 5 मार्क्स में पूछा गया था, मतलब 5 पॉइंट तो कम से कम लिखना ही है। क्वेश्चन क्या दिया है कि जो नेशनलिज्म की भावना है वो फ्रेंच से ही कैसे, मतलब कि फ्रांस से ही कैसे स्प्रेड हुई, वही हमें बताना है। सिंपल सा एक लाइन में सटीक सा आप समझ लो कि फ्रांस से कैसे जो नेशनलिज्म की भावना है वो पूरे यूरोप में स्प्रेड हुई, या फिर बोल सकते हैं नेशनलिज्म की भावना फ्रांस में कैसे इवॉल्व हुई, वो आपको लिखना है आंसर। अब आंसर क्या हो जाएगा? The political and constitutional change that came the wake of French Revolution lead to transfer of sovereignty from the monarchy to a body of French citizens। तो पहले हम एक ब्रॉड हेडिंग देंगे। क्या है ये कि क्या हुआ था कि जो फ्रांस के लोग थे राजा के ऊपर बहुत गुस्सा हो गए थे। तो यही बोला गया है कि पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज हो गया था। कैसे हुआ था कि उधर के जो लोग थे वो गुस्सा हो गए, राजा के ऊपर हमला कर दिए और राजा को हटा दिया। फिर क्या हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी लेड टू ट्रांसफर द सॉवरेनिटी, जो पावर थी राजा के हाथ में, फ्रॉम मोनार्की, मतलब राजा के हाथ में जो पावर थी उसको छुड़ा के अब क्या कर लिया अपने हाथ में, टू बॉडी ऑफ अ फ्रेंच सिटीजन। मतलब क्या है, जो भी लोग थे उधर के फ्रांस के, उनके हाथ में उन्होंने पावर ले ली। तो ये फर्स्ट लाइन क्लियर हुआ। अब देखो नेक्स्ट क्या है। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग the French Revolutionary introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity among the French people।
अब ऊपर का पॉइंट में हमने देख लिया कि राजा हट गया, मोनार्की हट गई, अब क्या हो गया, पीपल के अंडर पावर आ गया। अब क्या हुआ था उस टाइम पे, पहली बार ऐसा हुआ था कि पूरे वर्ल्ड में बात करें तो पहली बार ऐसा हुआ था कि जो राजा है उसको हटा के पीपल के हाथ में, लोगों के हाथ में पावर आ गई है। तब क्या हुआ, जब पहली बार ऐसा हुआ है तो लोग में नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं रहती है। नेशनलिज्म मतलब क्या होता है, राष्ट्रवाद, कि जैसे आप और मैं क्या हो, इंडिया के हैं, हम क्या करेंगे, दोनों हम सब एक को एक मानेंगे, मतलब खुद को एक मानेंगे। अगर कोई अभी समझो दूसरे देश का रहे तो उसको क्या हम अपने जैसा मानेंगे, नहीं मानेंगे ना। तो हमारे अंदर एक आइडेंटिटी डेवलप हो गई है कि क्या है, हम सब एक लोग हैं। ऐसा आइडेंटिटी फ्रांस में कैसे डेवलप होगा, वो उसके लिए उन लोग ने बहुत सारे मेजर्स, बहुत सारे प्रैक्टिसेस, बहुत सारी चीजें इंट्रोड्यूस की थी। तीनों भी वर्ड जो मैंने बोला वो एक ही मतलब बताता है, तीनों को भी अलग अलग लैंग्वेज में बताया। तो देखो तीनों भी मतलब अलग अलग उन्होंने चीजें लाई थी, लॉ लाई थी, समझ लो कैसी कैसी चीजें लाई थी वो हमें देखना है। फर्स्ट क्या था, द आइडिया ऑफ ला पैट्री, द फादरलैंड एंड ली सिटी ऑन दी सिटीजन्स emphasize द नोशन ऑफ अ यूनाइटेड कम्युनिटी enjoying इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो क्या हुआ, ला पैट्री मतलब कि उन लोग ने एक ऐसा चीज इंट्रोड्यूस किया, ला पैट्री को फादरलैंड बोला जाता है, ब्रैकेट में दिया है। जैसे हम लोग अपना जो इंडिया है उसे भारत माता से डिनोट करते हैं, कलेक्टिव आइडेंटिटी दिखाते हैं, वैसे इन लोग ने क्या बोला कि फ्रांस हमारे पिता हैं। साथ ही साथ ली सिटी ऑन द सिटीजन्स, तो ली सिटी ऑन मतलब कि जो उधर के लोग हैं वो क्या रहेंगे, इक्वल राइट्स एंजॉय करेंगे एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नहीं जाएगा, जितने भी लोग फ्रांस में हैं सब क्या करेंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इक्वल राइट्स मिलेगी। अब देखो, अ न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर वॉज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। अब इधर क्या दिया है कि क्या वो जो पहले राजा का रॉयल स्टैंडर्ड का फ्लैग रहता था उसको रिप्लेस कर दिया गया और एक नया ट्राई कलर फ्लैग लाया गया। 3 कलर का वो फ्लैग था। अगर आपको पता है तो वो कौन सा कलर था 3, कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो। अगर आप डालोगे तो मैं आपके कमेंट को लाइक करके पिन कर दूंगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया है। देखो और भी 3 पॉइंट है। क्या है, द स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम नेशनल असेंबली। अब इसका मतलब क्या है कि पहले क्या हुआ करता था, स्टेट जनरल हुआ करता था कि जो राजा के अंडर लोग हैं वो मतलब जो भी राजा के मंत्री रहते थे वो क्या करते थे, इलेक्ट करते थे। लेकिन अब क्या हो गया, स्टेट जनरल का नाम चेंज करके नेशनल असेंबली रख दिया गया। अब इसे इलेक्ट कौन करने वाला है, जो भी एक्टिव सिटीजन्स थे वो इलेक्ट करेंगे, समझे आप। अब उसके बाद 4th पॉइंट देखते हैं, न्यू हेम्स वेर कंपोज्ड, अलग अलग क्या किए गए, राष्ट्रगीत बनाए गए। जैसे हमारा जन गण मन है वहां उधर भी कुछ बनाया गया। ओथ्स टेकन, अलग अलग शपथ लिए गए। मार्टरी कोमेमोरेटेड ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन। अब क्या हुआ कि जो लोग शहीद हो गए थे फ्रांस को आजाद कराते कराते, उनको क्या किया गया, याद किया गया। 5th पॉइंट क्या है, अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज पुट इन प्लेस एंड इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉ फॉर ऑल सिटीजन्स। अब क्या हुआ कि पहले एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत चेंज होता था, मतलब क्या था, अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें लगाई जाती थी, अलग अलग टैक्स इंपोज किए जाते थे। तो पूरे सिस्टम को चेंज कर दिया गया और यूनिफॉर्म लॉ लगा दिया गया पूरे सिटीजन्स के ऊपर। मतलब कि पहले क्या होता था, समझो राजा के अंडर में एक पूरी टेरिटरी है, अब वो टेरिटरी उसके अंडर है तो वो उस टेरिटरी के कुछ हिस्से में अलग लॉ लगा देगा, कुछ हिस्से में अलग लॉ लगा देगा। समझो हमारा इंडिया है, अब इंडिया में ही समझ लो कि जम्मू कश्मीर में कुछ अलग लॉ है, महाराष्ट्र में कुछ अलग लॉ है, दिल्ली में कुछ अलग लॉ है। तो ऐसे चलेगा क्या, पूरे इंडिया पे क्या रहना चाहिए, सेम लॉ लगना चाहिए। तो ये बोला गया है कि यूनिफॉर्म लॉ लगा दिया गया सबके ऊपर। पहले क्या करता था, राजा उसकी मर्जी से कहीं भी लॉ लगा सकता था, किसके ऊपर ज्यादा लॉ, किसके ऊपर कम। तो ये इसका आंसर है। अब देखो 2017 में हमें ये 2 ही क्वेश्चन पूछा गया था और 2 मार्क्स का मैप वर्क आया था। अगर आपको मैप वर्क भी चाहिए प्रीवियस 10 ईयर्स का तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अब देखो 2018 पे आते हैं। 2018 पे हमें क्या दिया है, वाई वेर मर्चेंट फ्रॉम टाउन्स इन यूरोप बिगैन टू मूव कंट्री साइड इन 17 एंड 18 सेंचुरी। अब ये क्वेश्चन क्या दिया है, जो यूरोप में मर्चेंट्स थे वो क्यों कंट्री साइड में जाने लगे, मतलब सॉरी जो मर्चेंट्स थे वो टाउन से क्यों कंट्री साइड जा रहे थे 17 और 18 सेंचुरी में। बहुत ज्यादा लोग मर्चेंट्स जो हैं वो जा रहे थे, क्यों जा रहे थे वही हमें बताना है। क्या है, पहले हम लिखेंगे मर्चेंट्स बिगैन टू मूव कंट्री साइड इन 17 एंड 18 सेंचुरी बिकॉज, उसके बाद पॉइंट लिखोगे, मर्चेंट कुड नॉट एक्सपांड प्रोडक्शन विद इन टाउन्स। अब क्या हुआ, टाउन्स में क्या है, मर्चेंट जो अपना प्रोडक्शन है वो
क्या कर सकते, एक्सपांड नहीं कर सकते, क्योंकि छोटी सी एरिया में वो फंसे रह जाएंगे। साथ ही साथ द ट्रेड गिल्ड्स रिस्ट्रिक्शन द एंट्री ऑफ न्यू पीपल इनटू द ट्रेड इन टाउन। अब क्या था, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे ट्रेड करने से। क्या था, बहुत सारा टैक्स इंपोज कर दिया जाता था, बहुत सारी अलग अलग चीजें कर दी जाती थी, जिसकी वजह से इनका प्रॉफिट भी कम हो जाता था या फिर इनको प्रॉफिट ही नहीं मिलता था कभी कभी। तो इसलिए क्या किया गया, इन लोग मूव करने लगे कंट्री साइड। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये आपको आपके चैप्टर में सिर्फ 2 लाइन इसके ऊपर दी थी। ये जो क्वेश्चन है 2 लाइन के ऊपर आया है, तो वो 2 लाइन कहाँ है वो आप ढूंढ के पढ़ो। तो देखो कितने अंदर से ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप में से बहुत लोगों को लगेगा ये कहाँ से आ गया, तो ये बहुत अंदर से पूछा गया है। 2018 में पूछा गया था, 1 मार्क्स का था। अब नेक्स्ट क्या दिया है, 5 मार्क का पूछा गया है। डिस्क्राइब द एक्सप्लोजिव कंडीशन प्रीवेल्ड इन बाल्कन आफ्टर 1871 इन यूरोप। अब क्या हुआ कि बाल्कन में कैसे एक्सप्लोजिव कंडीशन बन गई। ये पार्ट जो है बाल्कन का बहुत लोग सोचते हैं कहाँ था, तो आपके चैप्टर के एंडिंग में ये सब दिया है। क्या था, बाल्कन में क्या हुआ था, कैसे बाल्कन एक्सप्लोजिव हो गया, वही हमें पूछा गया है 1871 में। तो अब क्या लिखोगे, फॉलोइंग फैक्टर्स वेर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग बाल्कन द मोस्ट टेंस्ड रीजन इन यूरोप इन 1871। तो कुछ हम पॉइंट्स बताएंगे, उसके बेस पे हम एक्सप्लेन कर देंगे। तो फर्स्ट क्या है, द बाल्कन वॉज अ रीजन ऑफ जोग्राफिकल एंड इथनिक वेरिएशन कंप्राइजिंग मॉडर्न डेज। अब सिंपल से समझो कि जो बाल्कन है, बाल्कन ऐसा रीजन था जहाँ पर अलग अलग इथनिक वेरिएशन रहते हैं, मतलब अलग अलग लैंग्वेज के, अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, और सब क्या है, एक ही बहुत बड़े रीजन में रहते हैं। साथ ही साथ मॉडर्न डे रोमेनिया, बुल्गारी, अल्बेनिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हेर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मॉन्टेग्रो whose inhabitants were broadly known as the Slavs। अब देखो इधर क्या दिया, इधर बहुत बड़ी सी चीज दी है। क्या हुआ था, बाल्कन रीजन में बहुत सारे जो देश थे वो रहते थे। अब देखो 1871 की अगर बात चल रही है, मतलब कि नेशनलिज्म की फीलिंग तो हमने देखा था कि 1789 से स्टार्ट हुई थी, तो अभी तक तो ये सब आजाद हो गए रहेंगे, ठीक है, इन लोग आजाद हो भी गए थे। अब ये क्या है, ये मॉडर्न डेज की कंट्री है, लेकिन पुराने में इसको किंगडम्स में क्या किया जाता था, पहचाना जाता था। तो देखो जितने भी बाल्कन रीजन में कंट्रीज थी वो एक्सप्लोजिव कैसे बन गई वो हमें बताना है। उससे पहले हमने बता दिया कि ये जितने भी अभी जो कंट्रीज इसमें दी गई है वो उस टाइम पे क्या थे, बाल्कन रीजन में रहते थे। अब ये सब जितने भी लोग जो भी बाल्कन रीजन में रहते थे इन्हें स्लाव्स बोला जाता था। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना। अब देखो सेकेंड पॉइंट, एज द डिफरेंट Slavic nationalists struggle to define their identity and independence, the Balkan area became an area of intense conflict। अब क्या हुआ, तो अच्छे से समझो क्या हुआ, सब लोग ने अपने देश को आज़ाद करा लिया। जब सब लोग ने अपने देश को आज़ाद करा लिया, राजा के चुंगल से सब छूट गए, अब एक नेशन स्टेट बन गया, ठीक है, आप इतना समझे। अब बाल्कन रीजन था एक पूरा, मतलब समझो एक बहुत बड़ा सर्कल है, उस सर्कल में छोटे छोटे हिस्से हैं। तब क्या हुआ, अलग अलग हिस्से में अपना राजा रूल करता है। अब क्या हुआ, इधर नेशनलिज्म की फीलिंग एक पार्ट में चली गई थी, मतलब कि सब पार्ट क्या हुआ था, नेशन स्टेट बन गया था। अब क्या करने लगे, सब लोग झगड़ा करने लगे। झगड़ा कैसे करने लगे कि सब आजाद हो गए हैं, तब एक जन ने सोचा कि मतलब हम लोग का भी इंडिपेंडेंस है, उनका भी इंडिपेंडेंस है, एक काम करते हैं उनको ले लेते हैं अपने अंडर ही मारपीट के, तो क्या हो जाएगा, हम लोग का देश बड़ा हो जाएगा। ऐसे ही करके क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होने लगा। जो नेशनलिज्म की भावना थी वो एकदम कॉन्फ्लिक्ट में चेंज हो गई। क्या हुआ, सब लोग अपने देश को बढ़ाने लगे। अब बवाल कब हो गया, तब हुआ देखो, द बाल्कन स्टेट्स वेर फाइसली जेलस ऑफ ईच अदर एंड ईच होप टू गेन मोर टेरिटरी एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स। अब क्या हुआ कि सब लोग आजाद हो चुके थे, इतना हमने समझा। उसके बाद क्या हुआ, सब लोग अपने देश को बढ़ाने लगे कि सब आजाद हो गए तो हम अपने देश को क्या करते और बड़ा करते। सब क्या सोचने लगे कि मैं ही सिर्फ अच्छा हूं। अगर आप बोलो कि मैं अच्छा हूं, लेकिन ऐसा बोलोगे कि अगर दुनिया में कोई नहीं अच्छा, सिर्फ मैं अच्छा हूं, तो ऐसी फीलिंग आ गई थी इसमें सब देश में कि ये सारे देश में से सिर्फ मेरा ही देश अच्छा है, तो सबको, पूरे देश को अपने अंडर ले लूं। कंफ्यूज मत होना इस आंसर में। उसके बाद मैटर्स वेर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज द बाल्कन ऑल्सो बिकम द सेंस ऑफ बिग पावर राइवलरीज। अब क्या हुआ कि बाल्कन जो रीजन था वहां बड़े बड़े जो कंट्रीज थे उन्होंने भी पार्ट ले लिया। कैसे ले लिया, ये जो वॉर हो रही थी पहले छोटे छोटे कंट्रीज में हो रही थी, तब क्या हुआ, फ्रांस भी कूद गया था और भी अलग अलग कंट्रीज कूद गई थी। तो ये जो छोटा सा वॉर था, छोटा सा कन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ था, उसने बहुत बड़ा क्या कर लिया था, लड़ाई को जन्म दे दिया था वापस।
तो 1871 में ऐसा हुआ था, इसलिए क्या था, एक एक्सप्लोसिव कंडीशन बन गया था। कंफ्यूज नहीं हो रहे हो ना, कमेंट सेक्शन में बता देना। अब उसके बाद देखते हैं 2019 में पूछा गया है 3 मार्क का क्वेश्चन। क्या है, हाउ हैड नेपोलियनिक कोड एक्सपोर्टेड टू द रीजन अंडर फ्रेंच कंट्रोल, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल। तो नेपोलियनिक कोड क्या था वो हमें बताना है एक एग्जांपल के साथ। तो क्या है, लिखना है द सिविल कोड ऑफ 1804 और द नेपोलियनिक कोड लीड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ मेनी रिफॉर्म्स विच वेर ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस एंड अदर पार्ट ऑफ द यूरोप। अब देखो, जो नेपोलियन था उसने फ्रांस में तो बहुत सारे चेंजेस ला दिए थे, और नेपोलियनिक कोड जो था उसने और भी जो भी जगह उसने कैप्चर की थी वहां वो इंट्रोड्यूस किया था। तो ये समझ गया, हमें कुछ रिफॉर्म्स थे, वही रिफॉर्म्स हमें बताने हैं। तो इसको क्या बोला गया था, सिविल कोड 1804 का। अब सिविल कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू द रीजन अंडर फ्रेंच कंट्रोल। अब जो फ्रांस ने जितने एरिया को कंट्रोल किया था वहां ये जो कोड था इम्प्लीमेंट किया गया था, जैसे कि डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटाली एंड जर्मनी। ठीक है, इतना समझा। अब उसके बाद दिस कोड सिंप्लीफाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स। तो जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स रहते हैं, मतलब जो भी काम रहते हैं, जो भी कॉम्प्लेक्स काम थे, उनको एकदम सिंप्लीफाई कर दिया गया। साथ ही साथ इन लोगों ने क्या किया था, इट अबॉलिशेस द फ्यूडल सिस्टम। जो फ्यूडल सिस्टम थी और जो मैनोरियल ड्यूज भी थे, जैसे कि एंड फ्रीड पीजेंट फ्रॉम सर्वडम एंड मैनोरियल ड्यूज। अब इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो पहले बंधुआ मजदूरी जो होती थी उसे हटा दिया गया। साथ ही साथ क्या किया गया, जो पीजेंट्स थे उनका जो भी पुराना उधार बाकी था उन्हें बोल दिया गया, जाओ तुम्हें माफ किया, अब तुम अपनी वापस जिंदगी चालू करो। और जो भी ड्यूज रहते थे उस सबसे उन्हें हटा दिया गया और नई जिंदगी उन्हें बोल दी, जाओ चालू करो। उसके बाद गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वेर रिमूव्ड। अब जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते थे गुड्स के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, वो क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया या रिमूव कर दिया गया। क्या होता था कि अगर एक सामान समझो ए पार्ट से लेके बी पार्ट में जाना है, तो क्या होगा, बीच में ना इतने टैक्सेस लग जाएंगे, इतने बैरियर्स लग जाएंगे कि क्या होगा, जितना प्रॉफिट होने वाला था वो सब नुकसान में चले जाएगा। मतलब जितना प्रॉफिट होने वाला था उतना सब लॉस में चले गया, मतलब कि कुछ नहीं मिला उसको। अब उसके बाद देखो 2020 की बात करें तो एग्जाम ही नहीं हुआ था, अभी तक 19 का करते आए थे। तो ये देखो 19 में पूछा गया था 3 मार्क का, 5 मार्क का 19 में पूछा नहीं गया था, इसलिए 3 मार्क्स का पूछा गया था और 2 मार्क्स का मैप वर्क आया था। अब 20 में हमें एग्जाम हुई नहीं थी तो 20 का हम देखने नहीं वाले, और 2021 में हमने देखा था एमसीक्यू हुआ था। 2021 में इस चैप्टर से एमसीक्यू हुआ था, तो मैं चाहता हूं कि आपका एक पार्ट भी मिस ना हो, इसलिए मैंने एमसीक्यू भी इसमें इंक्लूड कर दिया है। देखो फर्स्ट क्या दिया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगैन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्रीज इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, तो इंग्लैंड में हुआ था, वो हमें पता है। तो ये आ जाएगा आंसर। ये देखो जहां से मैंने उठाया था ये शीट, उधर भी मार्क किया गया है, इंग्लैंड में हुआ था। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट वेर मेनली ड्राइवन इन यूरोपियन आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815। तो 1815 के बाद क्या हुआ था, राजा का वापस रूल आ गया था, इसलिए क्या हो जाएगा, कंजर्वेटिव। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या दिया गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंट्रीज कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन इन 1815। तो 4 कंट्रीज ने डिफीट किया था। अब इधर कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, एक था प्रूशिया, एक था रशिया, एक था ऑस्ट्रिया और एक था ब्रिटेन। आप इसको प्राग से याद रख सकते हो, पी फॉर प्रूशिया, आर फॉर रशिया, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया और बी फॉर ब्रिटेन, PRAB, प्राग से याद रख सकते हो। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड द फ्रेंच लिबरलिस्ट नेशनलिस्ट अपीवल टेक प्लेस इन जुलाई 1830। तो 1830 में क्या हुआ था, फ्रांस में वो अपीवल लिया गया था लिबरल नेशनलिस्ट का। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर फ्रांस। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दिया है, हु अमंग द फॉलोइंग रिमार्क्ड व्हेन द फ्रांस sneezes the rest of the Europe catches cold। तो ये स्टेटमेंट किसने बोला था, बहुत फेमस स्टेटमेंट है, ड्यूक मेटरनिक ने। तो ऑप्शन बी हो जाएगा मेटरनिक। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द आर्किटेक्चर फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो जर्मनी के यूनिफिकेशन के लिए कौन आर्किटेक्चर था, तो वो एक ही था कि ऑटोवन बिस्मार्क। तो ये आपको याद रहना चाहिए, ये हमारा ऑटोवन बिस्मार्क। ऑप्शन 4 नहीं, ऑप्शन ए होगा, गलती से आ गया है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमें क्या पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड सॉट टू पुट टुगेदर अ कोहेरेंट प्रोग्राम फॉर अ यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक ड्यूरिंग 1830। तो 1830 में देखो, आप क्या करो, अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझता है तो डेट के हिसाब से याद रखो। 1830 में हमने किसका नाम सुना था,
तो 1830 में हमने विक्ट्री इमानुएल टू का नाम तो नहीं सुना था। बी देखे तो विक्ट्री इमानुएल टू का भी नाम नहीं सुना था, काउंट केवियर का भी नाम नहीं सुना था। 1813 में एक ही जन का नाम सुना था, वो था गुज़िपी मजीनी। क्वेश्चन नहीं समझता है, लेकिन अगर डेट से आप याद रख सकते हो तो आप आंसर कर ले जाओगे। तो क्या हो जाएगा, कौन कोहेरेंट प्रोग्राम पुट करता है इटाली में रिपब्लिक के लिए, तो वो था गुज़िपी मजीनी। इसने सीक्रेट सोसाइटी भी बनाई थी इसके लिए, यंग इटली मर्सलिस में, यंग यूरोपन में। तो ये हो जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट हमें क्या दिया है, तो ये असर्शन रीजनिंग आपको पूछा गया है। तो प्रीवियस ईयर 2021 में ये पूछा गया था। 2 स्टेटमेंट्स हमको दिए जाएंगे, एक असर्शन दिया जाएगा, एक रीजन दिया जाएगा। तो असर्शन मतलब क्या होता है कि समझो एक टॉपिक दिया गया है और उसको क्या करना है, उसको एक्सप्लेन किया गया है। समझो क्या दिया गया है इधर, आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन इन पोलैंड द रशियन लैंग्वेज इम्पोज्ड ऑन इट्स पीपल। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है क्या? हाँ, जब पोलैंड ऑक्यूपाई कर लिया था, रशिया ने ऑक्यूपाई कर लिया था पोलैंड को, तो क्या हुआ था, वो जो भी लैंग्वेज था उनके ऊपर इम्पोज करने लगे थे। तो ये करेक्ट है। अब रीजन देखो, रीजन क्या है, द यूज ऑफ पॉलिश सून टू बी अ सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेशन। तो पॉलिश लैंग्वेज को अपोज करना यूज किया गया था, अपोज करने के लिए रशियन को। ठीक है, तो दोनों भी स्टेटमेंट करेक्ट है। अब इधर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक रहता है कि दोनों रिलेट खा रहे हैं, एक रहता है दोनों रिलेट नहीं खा रहे हैं, एक रहता है कि असर्शन ट्रू है रीजन फॉल्स है, एक रहता है असर्शन फॉल्स है रीजन ट्रू है। तो ये 4 रहते हैं। अब क्या दिया गया है कि फर्स्ट हमको देखो, फर्स्ट हमने जब पढ़ा तो क्या हुआ था, जो रशियन लैंग्वेज है पोलैंड पे इम्पोज करी जा रही है, तब इससे रिलेटेड ही क्या सेकंड वन है। अगर दोनों रिलेटेड है तब ऑप्शन ए रहेगा, रिलेटेड नहीं है तो ऑप्शन बी रहेगा। अब उसके बाद देखो, द यूज ऑफ पॉलिश सून केम टू बी अ सिंबल ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेशन। तो पॉलिश लैंग्वेज यूज किया गया रशियन को अपोज करने के लिए। तो देखो प्रीवियस ईयर देखो, जो आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर देखो, इसका आंसर आपको अगर अच्छे से पढ़ोगे तो ऑप्शन ए लगेगा। ऑप्शन ए ही इसका आंसर है। लेकिन सीबीएसई ने क्या किया था, सीबीएसई ने गलती करके ऑप्शन बी दे दिया था आपको, ऑप्शन बी दे दिया था, तो इसलिए मैंने इधर ऑप्शन बी लिखा है, लेकिन रियलिटी में ऑप्शन ए है, क्योंकि दोनों भी रिलेट खा रहा है। क्या है, दोनों भी एक साथ हुआ है कि क्या हुआ था, अगर पोलैंड पे रशियन ने क्या कर दिया था, लैंग्वेज इंपोज कर दिया था, तो उन्हें अपोज भी किया गया था। तो दोनों रिलेट खा रहा है, इसलिए ऑप्शन बी नहीं होना चाहिए, ए होना चाहिए। लेकिन आपको जो प्रीवियस ईयर सीबीएसई है ना, उसने आपको ऑप्शन बी दिया था, इसलिए मैंने इधर ऑप्शन बी लिखा है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्या दिया है, ये लास्ट क्वेश्चन है, हमने पूरे इसके 10 क्वेश्चन कर लिए। रीड द फैक्ट रिगार्डिंग द रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल इन यूरोप इन 1848 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो जो रिवॉल्यूशन हुआ था 1848 में लिबरल्स का, वो हमें बताना है कि इसमें से क्या करेक्ट है, उस टाइम पे क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। एब्डिकेशन ऑफ मोनार्क, हाँ बिल्कुल ये हुआ था। यूनिवर्सल मेल सफरेज हैड बीन प्रोक्लेम्ड, मेल सफरेज तक हुआ था। पॉलिटिकल राइट्स टू द वुमन वेर गिवन, 1 मिनट, वुमन को तो हमने देखा ही नहीं कोई राइट्स दिए गए थे, तो शायद थर्ड वन तो नहीं होगा। 4th देखते हैं, फ्रीडम ऑफ प्रेस हैड बीन आस्क फॉर। हाँ, तो प्रेस के लिए क्या किया गया था, बोला गया था हमको फ्रीडम चाहिए, हमें अच्छे से काम करने दो। तो क्या किया गया, 1st, 2nd और 4th हमें करेक्ट लग रहा है, तो इसलिए हमने ऑप्शन डी लिया, 1st, 2nd एंड 4th। अब देखो ये इधर से हम लोग ने 2021 तक जितना भी प्रीवियस ईयर था वो कंप्लीट कर लिया है। अब क्या करना है, मेरा तो मेहनत हो गया है, अब आपको इसको पढ़ना है। आप क्या करोगे, इस वीडियो को लाइक करोगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, और भी बाकी चैप्टर्स का आपको चाहिए तो कमेंट में बिल्कुल डाल देना, आपको मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि बहुत मेहनत लगी थी ये वीडियो बनाने में, पेपर को एडिट करके आपके हर प्रीवियस ईयर के इसमें पेस्ट करने में, उसके बाद आंसर लिखने में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।